अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े एजाज़ की, एक अहम संग मील की, जो कि पाकिस्तान ने हासिल किया है, और वो है अपना कमरी मिशन भेजना, यानी चांद पर एक मिशन भेजा गया है। आपने सुना होगा कि चंदा मामू बहुत दूर हैं, लेकिन अब वो दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब चंदा मामू पर पहुंचने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत के खलाई मिशन चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद पाकिस्तानियों में बहुत मायूसी पाई जा रही थी कि पाकिस्तानियों के लिए आज खुशी और तारीखी दिन है। पाकिस्तान ने चांद के मदार में अपना पहला सैटेलाइट मिशन रवाना कर दिया है, जबकि पाकिस्तानी सैटेलाइट 3 वाज़े हिस्से हैं। एक तो चांद के मदार पर घूमने वाला हिस्सा है, चांद की सतह पर उतरने वाला हिस्सा और चांद की सतह ज़मीन पर घूमने वाला हिस्सा है। ये मिशन क्या है और इसके मकासद क्या हैं, ये तो अब पता चल ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत जल्द चांद के मदार के पास होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूं। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पेस साइंस डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ यमुना मजीद मौजूद हैं, जो कि स्पेस एजुकेटर हैं और फाउंडर हैं ये एक्सप्लोरेशन की, जो कि स्पेस अवेयरनेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोफेसर साहब, पहले आपकी जानिब में आना चाहूँगा। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है, एक बड़ा एजाज़ है जो कि पाकिस्तान ने हासिल किया है, ये सैटेलाइट मिशन भेज के। आपकी नज़र में ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये मिशन पाकिस्तान के लिए, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की रिसर्च इंडस्ट्री को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखें, कोई भी मुल्क जब लूनर स्पेस क्लब का मेंबर बनता है तो इसके बड़े एजाज़ की बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने पहले अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा, फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजा, और तीसरा जो इसका लूनर जो डीप स्पेस मिशन है वो आपके सामने है ICUBE। क्यू कमर, और कमर का मतलब चाँद। तो इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो डेफिनेटली वहाँ पे टीचिंग भी करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में, फिर शंघाई यूनिवर्सिटी, फिर ये अपना जो स्पार्को है, इसका जो स्पार्को के चेयरमैन है, हमें ये भी आज़ाद है कि वो भी हमारे डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट हैं। वहाँ पे वो चेयरमैन बने हैं यूसुफ खान साहब। उनकी स्पेशल मेरा हर इसमें इंटरेस्ट रही है हमेशा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में, क्योंकि जब चंद्रयान मिशन गया तो पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिकल एक, जो आपको पता है, ट्रेंड शुरू हो गया कि पाकिस्तान, अब हम एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि वो $700 बिलियन की इकॉनमी है, हम $35 बिलियन की इकॉनमी है। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन जो होते हैं वो हमेशा बड़े कॉस्टली और बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसके लिए पैसा रिलीज़ करना करोड़ों डॉलर, और उसकी देखें सक्सेस ही होती है कि जैसी आपको पता है स्पेस शटल जो चैलेंजर थी USA जैसे मुल्क की, चढ़ते ही तबाह हो गई थी। तो ये एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो आपको सामने नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे, इसके ज़रिए से ये रॉकेट है, जो छठा रॉकेट है, छठा मिशन है चाइना का। देखें, ये कोई मिशन ना नंबर 1 होता है ना नंबर एंड होता है। डॉक्टर साहब, तो ये पहली इब्तदाई जाइंट लीप है। आपने भी एक टर्म यूज़ की है, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। हमारे लिए, देखने वालों के लिए ज़रा आसान अल्फाज में बता दीजिएगा, ये होता क्या है? देखिए, जब हम ज़मीन से ऊपर कुछ 600 से 800 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है, फ़िज़ा, और वहाँ से स्पेस स्टार्ट होती है। और जब स्पेस स्टार्ट होती है तो आपको पता है वहाँ पे ग्रेविटी ना होने के बराबर है, बड़ी माइक्रो ग्रेविटी है, ठीक है ना। तो वहाँ से हम कहते हैं कि हमारा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया है। अब ज़मीन का जो नियरेस्ट नेबर है वो इसका नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको हम चाँद कहते हैं, ठीक है ना। और जो हम भेज रहे हैं वो मसनूई सियारा है, वो कुदरती सियारा है जो ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो इसके ऊपर आपको पता है कि बड़े बड़े डिप्रेशंस हैं, जो जिसे हम कहते हैं मारियाज़। मारियाज़ का मतलब होता है वाटरलेस सी, है समंदर लेकिन पानी नहीं है। माउंट एवरेस्ट से ऊँची यहाँ पर चोटियाँ हैं, जहाँ पे ज़लज़ले आते हैं ज़मीन की तरह यहाँ पे। तो ये मिशन भेजने का मकसद यही होता है कि एक तो हमारी टेक्नोलॉजी का टेस्ट हो जाए, उसके बाद जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मुख्तलिफ सैटेलाइट सब सिस्टम लगाए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्पेस, वो सब टेस्ट हों, और जो डेटा हमें वहाँ से है तो हम देखें, उस डेटा का एनालिसिस करें। देखिए, ज़ाहिर है 5 पहले जो मुल्क है वो अपने तौर पर एनालिसिस करते हैं, हमारे लोग अपने तौर पर एनालिसिस करेंगे। तो ये एक बिल्कुल इनिशियल स्टेप है, चाँद की तरफ पाकिस्तान का पहला कदम। ये पहला नहीं होगा, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला स्टेप है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अब स्पेस साइंस को लेके संजीदगी दिखाई जाएगी हुकूमती सतह पर। यमुना साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले बताइएगा कि क्यूबसैट और ये दूसरे सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस होता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले सैटेलाइट और क्यूबसैट में मेन डिफरेंस जो होता है वो साइज और कॉस्ट का होता है। जनरली सैटेलाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन क्यूबसैट, जैसे कि उसका नाम ही है कि वो एक छोटे से क्यूब के अंदर तैयार की गई एक सैटेलाइट होती है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकली तो उसके सेंसर्स, कैमरास वगैरह अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसका साइज छोटा होता है। साइज छोटे होने की वजह से इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव।
वो रॉकेट में कम स्पेस लेती है और कम स्पेस में कम कॉस्ट में आप स्पेस में अपने एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक्सप्लोरेशन की आप फाउंडर हैं, तो इसको बनाने का मकसद क्या था और सफ़र के बारे में ज़रा बताइएगा। ज़रूर। सफ़र के बारे में मैं बहुत एक क्विक बात बताना चाहूँगी कि मैं बचपन में स्पेस का बहुत शौक रखती थी और मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा कि भई हर चीज़ का फलाही इदारा है। हम पाकिस्तान जो है हम बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, हर चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, हर तरह की एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, बट नोबडी इज़ रेज़िंग अवेयरनेस रिगार्डिंग स्पेस। तो मैं चाहती थी कि मैं खला का एक फलाही इदारा बनाऊँ। अच्छा। सो चलते चलते आई क्रिएटेड एक्सप्लोरेशन कॉस्मोस टू क्लासरूम, जो कि पिछले 8 साल से पाकिस्तान में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों में स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और मेरे नज़दीक जो अभी पाकिस्तान का लूनर मिशन जो आज लॉन्च हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू रेज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस हमारी यूथ में, छोटे बच्चों में। उनको बहुत ज़्यादा इस मिशन से इंस्पिरेशन मिलेगी कि फाइनली उनके मुल्क से भी एक मिशन चांद पे जा रहा है। ठीक। प्रोफेसर साहब, सवाल मेरा आपसे होगा, अभी पाकिस्तान ने ये क्यूब सेट जो है वो भेजा है, आई क्यूब कमर जिसको नाम दिया गया है, इसने तस्वीर भेजनी है, दीगर मालूमात जो हैं वो यहाँ पर भेजनी है, जिससे डेफिनेटली मज़ीद तहकीकात होंगी, रिसर्च होगी और आने वाले दिनों में वो मुफीद साबित हो सकेंगी। इस तमाम तर अमल का जो है वो क्या प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये तस्वीर यहाँ तक आएंगी और किस तरह से हम उन्हें मज़ीद रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या फ़ायदा उसका हमें होगा? देखें, चूँकि ये मिशन जा रहा है चाइना के हनान सिटी से, तो इसका जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कंट्रोल कमांड एरिया वो वहीं पे होगा। इसकी जो इनिशियल डेटा है वो वहीं पे हनान के या इनका जो अपना सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन है वहाँ पे रिसीव होगा, फिर वो हमसे शेयर करेंगे, ठीक है ना। जब हम अभी देखें ना कि ये मिशन हमें क्यों वहाँ से भेजना पड़ा, हमारी अपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फैसिलिटी पाकिस्तान में भी नहीं है, बहुत महंगी है, तो वहाँ पे ये ऑलरेडी है, हमारे पहले सैटेलाइट भी वहीं से गए हैं। तो ये डेटा पहले इनिशियल वहाँ पे रिसीव होगा, फिर वो हमसे डेटा शेयरिंग करेंगे, ज़ाहिर है इसमें एक एग्रीमेंट होता है। वो जो डेटा हमारे पास आएगा उसको हम एनालाइज करेंगे, वहाँ पे IST के स्टूडेंट करेंगे, स्पार्क को करेगा, और जो भी स्पेस रिलेटेड अलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसका केयरफुली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें क्या ड्रॉबैक्स क्या रह गया, ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए अगले मिशन के लिए, ठीक है ना। क्यूब सैटेलाइट जो होता है ये फाइनेंशियली थोड़ा सा सस्ता प्रोजेक्ट होता है, ये बहुत बड़ा महंगा वाला प्रोजेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बड़ी कम होती है, 1.5 माह से मैक्सिमम 6 माह तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मिशन एक एक्सपेरिमेंटल मिशन है। अच्छा सर, अगर इस मिशन की कामयाबी के बाद ये मिशन अगर कामयाब हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? मतलब उसके बाद पाकिस्तान में जो स्पार्को है उसका अगला हदफ क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? देखिए, अगले हमारे बहुत सारे हैं जो पाइपलाइन में है। अभी पाकिस्तान ने अपना जो है मीटियोरोलॉजिकल से मौसमियाती सियारा कहते हैं वो भी लॉन्च करना है। अभी जो पाइपलाइन में खबरें हैं वो भी हैं कि पाकिस्तान अपना पहला एस्ट्रोनॉट जो मैंड, ये तो अनमैंड मिशन है, वो मैंड मिशन होगा जिसमें बंदा भी जाएगा। अच्छा। तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा और वहाँ पे स्टे करेगा और फिर वापस आएगा। तो उस वक्त उसकी ट्रेनिंग जो है वो कुछ पाकिस्तान में होगी हुई है, कुछ चाइना में है, तो इंशाल्लाह वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए होगी कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ पाकिस्तान इन स्पेस। तो उसके बाद ये मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं हमारे, फिर अपग्रेडेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मैंने खुद अभी रिसेंटली इसी टाइप पे, जैसे अब देखना कि चांद की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होगी चाइना में, फिर वो हमसे शेयर करेंगे। मैंने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक प्रोजेक्ट जीता है जिसका नाम है डेवलपिंग सैटेलाइट एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ मेजर नेचुरल हैजर्ड। यानी कि बड़ी बड़ी कुदरती आफात जिसमें क्लाइमेट चेंज है, सैलाब है, जल्जले हैं, ग्लेशियर्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं। ये देखिए, आप रोज़ाना खबरों में सुनते हैं, आज फिर एक क्लाउड सिस्टम हिट करने जा रहा है पाकिस्तान को, नॉर्दर्न एरियाज़ को और इवन पंजाब को। तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कीमती जानों का। अगर वो हम अगले 3 साल का वो प्रोजेक्ट है, उसमें हमने क्या कर रहे हैं कि पूरा एक नेटवर्क बिछाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में भी, और इधर जैसे अब चांद की इन्फॉर्मेशन आप लेंगे, हम पूरी ज़मीन की अपने इलाके की इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसको फिर हम अपने जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और बहुत सारे जो एलाइड शोबे हैं उनके साथ वो डेटा शेयर करेंगे। फिर वो पहले से हमें पता चल जाएगा यार ये वाला इलाका बड़ा ख़तरनाक है, यहाँ पे जल्जला आ सकता है, यहाँ से लोगों को हटाया जाए। ये वाला इलाका यहाँ पे इतनी बारिश हो सकती है, डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग हो सकती है, यहाँ से सैलाब आ सकता है, लोगों को इवैक्यूएट किया जाए पहले। इसे हम कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो हम इस तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट तकरीबन कोई 2 करोड़ RMB का है, तकरीबन 80-90 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये।
تو اس کو ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں 3 سال میں. یقیناً یہاں پر بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے. ابھی جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے تھے, جو ہمارا ادارہ ہے اسپارکو, آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں مشکلات کا بھی سامنا ہے, چاہے وہ فائنینشلی ہوں یا دیگر سپورٹ کے حوالے سے وہ انہیں نہیں مل رہی ہے؟ اگر وہ مل جائے تو ہم اس میں مزید ترقی کر سکتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کے جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے بھی ہیں. یہ جو سیٹلائٹ مشنز ہوتے ہیں, ڈیپ سپیس پروب مشنز ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے, ملینز آف ڈالر چاہیے, جو ایک ہی جھٹکے میں ضائع بھی ہو سکتے ہیں اور اگلے ہی 5 دنوں میں وہ سکسیسفل سٹوری بھی ہو سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جس دن فائنینشلی سٹیبل ہوگا, پاکستانی قوم جس دن فائنینشلی کمفرٹیبل ہو جائے گی, تو اس طرح کے مشن چڑھانا پاکستان کے لیے کوئی مطلب مشکل بات نہیں ہے. ٹیلنٹ ہمارے ملک میں ہر طرح کا, ہم کہاں مار کھاتے ہیں فائنینشیل. دیکھیں یہ آپ دیکھیں کون ہے پہلے 5-4 ملک. انڈیا $700 بلین کی اکانومی, ہم $35 بلین. USA کو دیکھ لیں, رشیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, یورپی یونین کے جو لیڈر دیکھیں. بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب تک پاکستان کی معیشت اسٹرانگ نہیں ہوگی تو اسپیس سائنس کے حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی جائے گی. یمنا, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیس سائنس کی تعلیم یا آگاہی کے بارے میں لوگوں کو بتانا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اتنا کامن نہیں ہے یہ؟ جی, یہ کافی ضروری ہے. اور میرے لیے بینگ اے اسپیس انتھوزیاسٹ, کیونکہ میں اس کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پہ میں اپنے جیسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اسٹرانومی اور اسپیس کا شوق رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, ہمارے لیے تو یہ بہت خوشی کا دن ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سوشل میڈیا پہ خاص طور پر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ کچھ لوگ, کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر افراد جن کی کافی زیادہ آڈینس ہے, ان کی فالوئنگ ہے, وہ بہت ایجوکیٹڈ گروز کنسیڈر کیے جاتے ہیں کمیونٹی میں. وہ بہت سی ان انفارمڈ کامنٹس بنا رہے ہیں اینڈ دے آر ٹرولنگ آن سوشل میڈیا ریگارڈنگ اوور مون مشن, جو کہ بہت ہی ایک ڈس اپوائنٹنگ بات ہے. اینڈ آئی تھنک اویئرنیس کا پوائنٹ اسی لیے زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں پتہ چلے اور وہ جانے کہ یہ مشن بالکل ہی یوز لیس نہیں ہے, اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں اس مشن کو. ٹھیک ہے, یہ مشن یقیناً پاکستان کے لیے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. پروفیسر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ابھی بڑے مشن یقیناً پاکستان ان کے لیے تیاری کرے گا, لیکن فائنینشلی ڈیفینیٹلی کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. دیگر ممالک کے اشتراک سے ہم ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک جو ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ سٹوری ہے اس میں دیکھیں چائنا کے علاوہ کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ پاکستان میں اس ٹیکنالوجی میں کبھی کوآپریٹ نہیں کرے گا. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ جب ہم راکٹ چڑھاتے ہیں تو راکٹ کی بڑی سادہ سی ٹیکنالوجی ہے, اس کے ساتھ آپ سیٹلائٹ لگائیں تو پے لوڈ بن گیا, ایک بینیفیشل مشن ہو گیا. اس کے ساتھ آپ نے راکٹ کے ساتھ وار ہیڈ لگا دیا تو وہ میزائل بن گیا. تو اس ٹیکنالوجی میں کم از کم کوئی, میرا نہیں خیال ہے ملک آپ سے کوآپریٹ کرے گا. چائنا کی ایک اپنی لائن ہے ہمارے ساتھ, وہ ہمیں ہر شعبے میں آگے دکھنا چاہتا ہے. ان کو پتہ ہے یہ ٹیلنٹڈ ملک ہے, ان کو ہم تھوڑی سپورٹ کریں, کچھ ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں فیکچول باتیں ہیں, یہ کوئی نہیں کرتا جب تک. اب دیکھیں ہمارا ملک جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں گے, ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں گے, ہمیں سائنس ایمرجنسی بھی لگانی چاہیے. ہم کلائمیٹ چینج بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اب کلائمیٹ چینج کا ورڈ نہیں ہے, اب کلائمیٹ ایمرجنسی کا ورڈ ہے, کلائمیٹ ایکشن کا ورڈ ہے. اب ایکشن لینے کا ٹائم ہے. اس حوالے سے اہم اقدامات کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ وقت ہمارے پاس کم ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروفیسر ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ چیئرمین ہیں سائنس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے. یمنا مجید ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر کا شکار اور کسان پریشان ہیں. کسان تنظیموں نے سڑکوں پر احتجاج کی تیاری کر لی ہے. کسان رہنماؤں کا کہنا ہے حکومت کی مقرر کردہ قیمت میں فصل کی لاگت بھی پوری نہیں ہوتی. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چودھری حسیب انور صاحب موجود ہیں, جو کہ چیئرمین کسان اتحاد ہیں. ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کسانوں نے کس طرح سے اپنی مشکلات کا اظہار کن الفاظ میں کیا ہے. 2-2 لاکھ ٹھیکے پڑے, اس تو بعد تیل مہنگے پائے, کھاداں جڑیاں DAP 15,000 دی بوری, 14,000 دی بوری بلیک چ ملی سانو, یوریا 5500 بلیک چ ملی. انہاں ریٹ کڈیا 3900 روپیہ. پھر بھی اس ریٹ تے لے نہیں رہے ساڈے کو کنک تے. گندم دا ریٹ بہت کم ہے, لہذا گندم دا ریٹ 3900 گورنمنٹ خریدے ساڈے کو گندم تے. پیلی دا ٹھیکہ بھی نہیں پورا ہوندا اندے نال تے کھاداں دے ریٹ بہت زیادہ نے. جڑے زمیندار نے کھاد پائی ہے, دوائیاں پائیاں, وہ تو پورے نہیں ہوندے, پلیوں پیندے پے. اگا زمیندار نے کی کرنا ہے؟ ہر کوئی تگڑا نہیں ہوندا زمیندار. گورنمنٹ خریدنی شروع کرن ڈئی, اسی اینو سستی دین نو تیار ہاں,
ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ 28-2900 ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ है ना बिल्कुल नहीं कि लोगों ने बीजनी। तो किसानों की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चौधरी हसीब अनवर साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर कहिएगा कि हुकूमती सतह पर तो अब जो है चीज़ें हो रही हैं, वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी मुतहरिक हैं। बिलाल यासीन ने भी कहा है कि किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, तो क्या आप मुतमईन हैं हुकूमती इक़दामात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा अमली काम नज़र नहीं आ रहा जिससे हम ये समझ सकें कि हुकूमत वाकई ये मामला हल करने में संजीदा है। अभी तक जो भी बातें हैं, क्या वो बंद कमरों के अंदर हैं या एसी कमरों के अंदर हैं, ऑन ग्राउंड इसका कुछ भी अभी नज़र नहीं आ रहा। ना तो किसी काश्तकार को अभी तक एक बोरी बारदाने की मिली है, ना कहीं पे खरीदारी शुरू हुई है। और जुल्म की इंतहा ये है कि आज गंदम का रेट जनूबी पंजाब के ज़िला में 2800 रुपये सी मन पे पहुंच चुका हुआ है, जो कि किसान के साथ फी एकड़ अगर उसकी 35 से 40 मन पैदावार है तो कम अज कम 40,000 रुपये की दिन दिहाड़े की डकैती है। चौधरी साहब, अब इस हवाले से एहतजाज भी प्लान किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो किसान तंजीमें हैं उनका ये कहना है कि जी मुत्तहिद होकर अब एहतजाज करेंगे। इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और क्या ये बातचीत का अमल कहीं किसी जगह पर किसी लेवल पर हो रहा है अभी या मुकम्मल तौर पर बंद है? हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन हुकूमत उस तरह मसले की नोयत को समझ नहीं रही। हुकूमत अपनी बात ये कर रही है कि चूंकि बाहर यूक्रेन से गंदम मंगवा ली गई थी, पिछली निगरान हुकूमत ने जो गंदम इंपोर्ट की और वही गंदम बेचते रहे, जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ के मकामी स्टॉक थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर उस किसान का क्या कसूर है जिसने 0 से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर पे गंदम की फसल को पानी लगाया, जिसने माफिया के हाथों शिकस्त खा के 3500 रुपये वाली यूरिया का 5500 रुपये में लाइनों में लग के खरीदी, जिसने वापदा के इंतहाई जालमाना बिल अपने घर का जेवर तक बेच के अदा किए। आज जब आप उसको ये बात कहेंगे कि हम आपसे गंदम नहीं खरीद रहे, हुकूमत आपसे गंदम नहीं खरीद रही, इसलिए नहीं खरीद रही कि चंद अनासिर ने अपना मुनाफा खोरी के लिए, अपने कमीशन खड़ा करने के लिए इस इकोनॉमी को 500 अरब का नुकसान पहुंचा दिया। अब वो बेचारे की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतना नुकसान बर्दाश्त कर सके। गंदम उठाकर उसने अगली 2 फसलें काश्त करनी थी, चावल और कपास। अब जब वो गंदम के अंदर 40 से 50 हजार नुकसान करके बैठा होगा तो ठीक है, हुकूमती सतह पर तो कहा जा रहा है कि किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे और इस मसले का हल निकाला जाएगा। हमारे साथ चौधरी हसीब अनवर साहब मौजूद थे, जो कि चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पंजाब पुलिस की बात कर लेते हैं कि पंजाब पुलिस पर खौफ के साए कम होने लगे हैं। पंजाब पुलिस ने पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग मुलविस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा कर लिया है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान लाहौर में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग से ASI समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त फैज़ान अहमद भट्ट के नाम से हुई है। मुलजिम फैज़ान अहमद की मुलाकात जेल में रऊफ गुज्जर नामी मुलजिम से हुई थी और रऊफ गुज्जर ने मुलजिम फैज़ान अहमद को अपने साथ मिलकर काम करने का कहा और 6 लाख रुपए खर्च करके मुलजिम की जमानत कराई थी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बेग, बताइएगा, कल भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, कोशिश कर रही है गिरफ्तारी के हवाले से। अब गिरफ्तारी का दावा किया गया है, मजीद इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल जी, ये पंजाब पुलिस में पहले तो ये जो खौफ के तारी था कि भी मुलजिम जो है आए रोज पुलिस एहलकारों को शहीद कर रहा है, और अब ये खौफ जो है कम हो गया जब ये गुज़श्ता रात मुलजिम गिरफ्तार किया है। और मुलजिम की जो शनाख्त है वो फैज़ान अहमद भट्ट के नाम से हुई है और ID कार्ड भी इसका बरामद हुआ है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये बदामी बाग का रहायशी है और अपनी वालदा के घर में अल्फरा टोल में रहायश पजीर था। और पुलिस को जब ये क्लू मिला तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार गुज़श्ता रात किया और इसने पुलिस कस्टडी में अहम जो इंकशाफात किए, जिसमें इसने बताया कि वो लाहौर में पुलिस के 6 एहलकारों को शहीद करने का उसने जो है वो प्लान बनाया हुआ था। 2 शहीद हो चुके हुए थे और तीसरा इसमें जख्मी था।
और ये फिर जेल चला गया। जेल में इसकी एक रऊफ जो मुलजम है उसके साथ मुलाकात हुई, जो कल अज़म तंजीम से जिसका ताल्लुक था, और उसने फिर इसको टारगेट किया और इसका लाहौर में दूसरा जो साथी था उसका नाम था कासम। इन्होंने ही 6 लाख में इसकी जमानत करवाई और पुलिस को 6 जो अहलकारों के मुतालिक बताया, और जो बड़ा इजीली हदफ होता था, जो पुलिस वाला आराम से पुलिस ने अब दावा किया है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम तफ्तीश जारी है। हमारे नुमाइंदे मिर्जा रमजान बेग हमें तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। रमजान बेग, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फैसलाबाद से एक अफसोसनाक खबर है जो आप तक पहुंचाते हैं कि फैसलाबाद के इलाके गुलशन मदीना में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। घरेलू हालात से तंग एक शहरी काजिम ने अपनी 2 बीवियों और बच्चों को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। जहाँ इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुलजिम काजिम सूतर मंडी में कपड़े का कारोबार करता था और कारोबार में नुकसान पर दिल बर्दाश्ता होकर उसने ये इकदाम उठाया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मोहम्मद शहरोज़ इबाद, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़, अभी तक इस वाक़े के हवाले से क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? तहकीकात में क्या मालूम हो सका है? जी, गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद के इलाके गुलशन मदीना में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, घर के सरबराह 55 साला काजिम ने अपने पूरे ख़ानदान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। उसकी वजूहात ये थी कि काजिम जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से परेशान था क्योंकि उसको कारोबार में जो है वो नुकसान आ गया था। काजिम सूतर मंडी में कपड़े का काम करता था और कई रोज़ से परेशान था, जिसके बायस उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया और न सिर्फ अपनी दोनों बीवियों को बल्कि 4 बच्चों को गोलियां मारकर जो है वो कत्ल कर दिया और बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना निशाताबाद में इस काजिम के भाई की मुद्दत में जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मज़ीद तहकीकात के लिए नमूने लाहौर भिजवाए जा रहे हैं और मज़ीद तहकीकात इस पर जो की जा रही है। मुकदमा भी दर्ज हो गया है। कल रात ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई थी और सारे बयानात वगैरह कलम बंद कर लिए थे। हमसायों के और जितने भी लोग थे सबके बयानात जो है कलम बंद कर लिए और पुलिस का कहना है कि मज़ीद तहकीकात इस पर कर रहे हैं। जी, शहरोज़ इबाद हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस बारे में मज़ीद जान सकें और देखें कि पुलिस ने इस मामले में क्या तहकीकात की हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़त और मीडिया जो कि जमहूरियत का चौथा सतून समझे जाते हैं, आज़ादी सहाफ़त किसी भी मुल्क के जमहूरी इस्तेहकाम और समाजी तरक्की की ज़ामिन है। हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। अमन के दिन हो या बदअमनी की सूरत हाल, सियासी मामलात हों या हुकूमती पॉलिसियाँ, ये सहाफ़ी ही हैं जो अपनी जान दाव पर लगाकर हक़ाइक़ सामने लाते हैं। ऐसे ही सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करने आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सहाफ़त के शोबे को कई तरह के दबाव और मुश्किलात का सामना है। साल 2023 के दौरान वतन अजीज में कम अज कम 5 सहाफ़ी कत्ल और दर्जनों को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। हर साल जो है वो सहाफ़ियों का कत्ल होता है, वो मारे जाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर या दीगर वजूहात की बिना पर उनका कत्ल कर दिया जाता है। सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून भी मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो सका। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जद्दोजहद की एक सुनहरी तारीख है। उन्होंने उसके लिए कुर्बानियाँ दी, हर आमिर के खिलाफ खड़े हुए। इस हवाले से जो है जो कवानीन है रियासत उस पर अमल दरामद नहीं करती। आलमी सहाफ़ती तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए दुनिया का 11वां खतरनाक मुल्क रहा। वतन अजीज में तर्ज हुकूमत कोई भी हो, हर दौर में आज़ादी सहाफ़त ख्वाब ही रही है। उम्मीद करते हैं कि इस ख्वाब की तकमील भी होगी और हमारी हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के लिए इक़दामात उठाएगी और जो ख़तरात सहाफ़ियों का लाहक हैं उस बारे में भी इक़दामात उठाए जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना है। खुदा हाफ़िज़।